ऑर्गेनाइज भी करता हूँ और उसको मैनेज करता हूँ। और प्रोजेक्ट्स हमने जो सबमिट किए हैं उनमें से 4 प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑनगोइंग हैं। अच्छा, ये आप देखें कि प्लांट न्यूट्रिशन जो है ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। प्लांट न्यूट्रिशन जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। हम 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं और चीज़ें खाते हैं ताकत की, ताकि हमें ताकत मिले और हमारी सारी की सारी ज़रूरियात पूरी हो। ऐसे ही बिल्कुल बागात के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि वो बढ़ोतरी कर सके, उनको फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट और फ्रूटिंग ये मैक्सिमम हो सके, प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स, उसकी यील्ड बढ़ सके। अगर न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे तो यील्ड ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह उनका साइज, कलर, उनका टेस्ट और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और डिजीज़ के अगेंस्ट जो भी बंदा कमज़ोर होगा उसको ज़्यादा बीमारियाँ लगेगी, और अगर उसको न्यूट्रिशन पूरी होगी, उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे, उसको NPK, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे मिलेंगे, तो वो डिजीज़, बीमारियों के अगेंस्ट भी उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त उसमें पौधे में ज़्यादा पैदा होगी। और फिर प्लांट इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करता है। पेस्ट के अगेंस्ट कीड़ों का अटैक हो जाए तो वो उसके अगेंस्ट फिर वो इम्यूनिटी पैदा करता है न्यूट्रिएंट्स, और प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि प्लांट पूरा उगा हुआ है, 4-5 साल का अगर पौधा है और ऊपर से उसकी शाखें, खास तौर पर सिट्रस कैंकर की बीमारी एक है, या किसी और आम के अंदर वो पूरी की पूरी टहनी चूरमुर होना शुरू हो जाती है और उसकी ग्रोथ आगे रुक जाती है और फिर सूखना शुरू हो जाती है। तो ये डिसऑर्डर्स जो प्लांट्स के अंदर ड्यू टू न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब ये मैं आपको बता दूं कि हमारे 16 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अब तो 18 और 19 के राउंड अबाउट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। अब ये देखें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में CHO जो शुरू में आए हैं, ये ऊपर, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी हमें आमतौर पे ये जो ऊपर वाले, ये वाले, इनको हमें डालने की जरूरत नहीं होती। ये हमारी जमीन में भी मौजूद हैं, पानी में भी मौजूद हैं और हवा में भी मौजूद हैं। लेकिन अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो फिर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद आते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, और ये NPK, ये हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी जमीनों में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, इसलिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम। और ये जो आयरन, बोरॉन और जिंक, ये हमारी पाकिस्तान की ज़मीनों में, ख़ास तौर पे पंजाब की ज़मीनों में, ख़ास तौर पे बागात वाली ज़मीनों में इनकी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी जहन में रखिएगा। और इन न्यूट्रिएंट्स को अगर हम डालेंगे नहीं तो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी, हमारी जो मैक्सिमम यील्ड है वो नहीं होगी और क्वालिटी वाली पैदावार नहीं होगी, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को हम क्यों डालते हैं, इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है। आप देखें कि नाइट्रोजन जो भी है, पीला रंग दूर करने वाली चीज है वो नाइट्रोजन है। पिलाहट पत्तों की, खास तौर पे पुराने पत्ते, जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो पुराने होते हैं, जो ऊपर वाले नए पत्ते निकलते हैं, नई शाखें निकलती हैं, ऊपर के प्लांट्स के पत्ते जो नए निकलते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो, तो पीले हों तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी है। जो ओल्डर लीव, पुराने पत्ते अगर येलो होना शुरू हो जाए या उनके ऊपर पीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाए तो ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। और नाइट्रोजन करती क्या है, ये बेसिकली ग्रीन पिगमेंट्स, सब्ज मादा जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, ये नाइट्रोजन बनाती है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन का कंटेंट और अमाइनो एसिड का कंटेंट प्लांट के अंदर कम होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो फ्रूट की क्वालिटी है वो खराब होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह फास्फोरस क्या करती है, फास्फोरस बेसिकली रूट की ग्रोथ को एनहांस करती है, और उसके साथ साथ आपके जो केमिकल रिएक्शंस प्लांट के अंदर होते हैं, जैसे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
इनका ये फास्फेट जो फास्फोरस है ये इंटीग्रल कंपोनेंट है और ये इंतहाई जरूरी है ग्रोथ के लिए। ये दो प्रोसेस एटीपी और एडीपी, तो ये एटीपी और एडीपी जो प्रोसेस है ये इंतहाई जरूरत होती है प्लांट्स के अंदर। और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियक एसिड पैदा करती है। तो जब न्यूक्लियक एसिड की बात होगी तो फर्टिलाइजेशन, और जब भी फर्टिलाइजेशन की बात होगी तो अगर तो फसलें हैं जैसे कि गंदम हो गई, उनके दाने बनने के लिए फास्फोरस इंतहाई जरूरी कंपोनेंट होता है। और फ्रूट्स के लिए जितना भी फ्रूट ऊपर लगता है उसके लिए फ्रूट के लिए फास्फोरस इंतहाई जरूरत होती है। और जितनी ज़्यादा फास्फोरस ज़मीन में पौधे को मुयसर होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ेंगे और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स पैदा होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ाने के लिए, फ्रूट्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए फास्फोरस इंतहाई अहम रोल प्ले है। और पोटाश क्या करती है? पोटाश क्वालिटी पैरामीटर को कंट्रोल करती है। और आपको पता है कि फ्रूट्स के अंदर सिर्फ क्वालिटी पैरामीटर सबसे ज़्यादा बढ़िया पैरामीटर होते हैं। मसलन अगर मैं बात करूं आम की, सिट्रस की, किन्नू की बात करूं तो किन्नू अगर मीठा होगा ना तो उसमें पोटाश का कंटेंट पूरा होगा। और अगर पोटाश की डेफिशिएंसी होगी तो किन्नू मीठा नहीं होगा, बाकी किन्नू का साइज पूरा होगा लेकिन उसमें मिठास नहीं होगी। तो ये आम के अंदर आम का साइज पूरा होगा, मिठास नहीं होगी। एक तो ये उसकी होती है कि वैराइटल कैरेक्टर है कि वैरायटी की वजह से मीठा होता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर न्यूट्रिशन भी उसको पूरी दी जाए तो उसके साथ वो कैरेक्टर एनहांस हो जाता है। इसी तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये सब्ज़ मिर्च की, सब्ज़ मिर्च की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कुछ मीठी हैं कुछ कड़वी हैं। और अगर उनमें पोटाश की डेफिशिएंसी हो तो मिर्च की कड़वाहट पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो एंजाइम उसकी कड़वाहट पैदा करता है वो अगर डेफिशिएंट होगा पोटाश की डेफिशिएंसी से तो वो मिर्च कड़वी नहीं होगी। इसी तरह खरबूजा अगर पूरे का पूरा सही है, खरबूजे का साइज भी है, रंग भी है, खुशबू भी है, लेकिन वो मीठा नहीं है, तो सिर्फ पोटाश का कंटेंट अगर उसमें डेफिशिएंट होगा तो वो मीठा नहीं होगा। तो ये पोटाश मोर देन 50 एंजाइम्स, 50 से ज़्यादा एंजाइम्स को सिर्फ पोटाश कंट्रोल करता है। ये ज़हन में रखिएगा। अगर पोटाश की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है कि उसमें जो 50 से ज़्यादा एंजाइम प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं वो इम्बैलेंस हो जाएगा और उसकी वजह से आपके फ्रूट्स की क्वालिटी खराब होगी। और दूसरे नंबर के ऊपर पोटाश उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है, उसके ज़्यादा देर तक उसको बचा के रखता है। और तीसरे नंबर के ऊपर फ्रूट्स की शाइनीनेस, फ्रूट्स को शाइनिंग, उसकी सरफेस को स्मूथ करना, और ये सारे जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं ये पोटाश कंट्रोल करता है। अगर पोटाश की डेफिशिएंसी होगी तो किन्नू की सरफेस ऊपर से छिलके की रफ हो जाएगी और उसके ऊपर ऐसे धारियाँ से बन जाएगी और धब्बे धब्बे से लग जाएंगे, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होगी और वो मार्केट में जब आएगा तो उसको ग्राहक सही तरह खरीदेगा नहीं, उसको पसंद नहीं करेगा। इसी तरह किसी भी फ्रूट्स की चमक को पैदा करने के लिए पोटाश बहुत ज़रूरी है। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे जिंक कोएंजाइम्स को कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है प्लांट की। अगर प्लांट में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ उसको बोलते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और बढ़ेगी नहीं। और उसके साथ उसके पत्तों के ऊपर ऐसे धारियाँ सी लग जाएंगी, गहरे सब्ज रंग की और पीले रंग की ऐसे धारियाँ नजर आएंगी, तो वो जिंक की डेफिशिएंसी का वाज़ेह सिग्नल। और जब इसकी फ्रूटिंग होगी तो फिर फ्रूट भी कम लगेंगे क्योंकि काफी छोटा रह जाएगा और फूल पूरे नहीं आएंगे और उसकी वजह से आपकी यील्ड अफेक्ट होगी। तो ये इसका जिंक की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। और इसी तरह बोरान है, बोरान आपकी फ्रूट की शेडिंग को कंट्रोल करता है। जितना भी है आप देखें डोडी बनती है सिट्रस के अंदर, आम के अंदर डोडी बनती है, फूल निकलते हैं और फूल ही प्रीमेच्योर गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बोरान की डेफिशिएंसी होगी तो प्रीमेच्योर फूल गिरना शुरू हो जाएंगे, उसकी डोडी गिरना शुरू हो जाएगी या छोटे छोटे फ्रूट गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बोरान की डेफिशिएंसी का सिम्टम है, क्योंकि ये पोलिनेशन को कंट्रोल करता है। और जब फ्रूटिंग हो रही होती है तो पोलिनेशन पूरी तरह नहीं होती और उस वक्त बोरान की थोड़ी सी मिकदार डेफिशिएंसी में आ जाए तो वो आपकी शेडिंग को बढ़ा देती है। और अगर 50% तक बोल की, फ्रूट की या उसकी डोडी की शेडिंग हो जाए तो आप देखते हैं कि उसका यील्ड का लॉस बढ़ जाता है। तो इसमें ग्रोइंग का ऑर्गेनिक और प्रिस्टीन फार्मिंग इस तरह की काफ़ी ट्रेंड जो है वो प्रॉपर्टी बहुत हो रहा है। इसमें या सॉइल केमिस्ट आपके ख्याल में क्या अल्टरनेट्स कैसे इसको एटीएम तेजी से स्वीकार कर रहा है और लोग उसको बढ़ रहे हैं और उसका ट्रेंड भी ऑर्गेनिक का रेट्स में भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपके ख्याल में सॉइल केमिस्ट्री का क्या रोल है इसको बीइंग एन अल्टरनेट?
जी बिल्कुल, बड़ा क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा रेज किया। देखें हम NPK जब खाते डालते हैं तो उनका केमिकल असर पौधों के अंदर होता है, और पौधा जब अपनी खुराक ले लेता है केमिकल से तो वो उसकी जो भी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है और वो अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। जो इन्होंने बात की है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की या ऑर्गेनिक मैटर की बात की है। हमारी ज़मीनें क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं इन ऑर्गेनिक मैटर, हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा ना होने के बराबर है, और उसके अंदर नामियाती मादा जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आपको फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी अपना रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ अब नया एक सब्जेक्ट आ गया बायो फर्टिलाइजर्स का, बायो स्टिमुलेंट्स का, खास तौर पे जो बागात के और आपके प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि बायो स्टिमुलेंट्स भी आ गए हैं, हार्मोन्स भी आ गए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी आ गई हैं। तो ये मैं आगे जाके इसके अंदर आपको डिस्कस करूँगा, उसका रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और इसी तरह आयरन की डेफिशिएंसी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है प्लांट। और ये हमने एक सर्वे किया था कि अगर पुअर न्यूट्रिशन होगी सॉइल के अंदर तो उसके साथ साथ आपके बागात भी अफेक्ट होंगे पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। सॉइल अगर पूरी तरह जरखेज नहीं होगी तो आपके बागात की भी ग्रोथ पूरी तरह नहीं होगी। तो हमने एक सर्वे किया सरगोदा और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन ने, और उसके ऊपर हमने पेपर भी पब्लिश किए। तो उन एरियाज में, क्योंकि ये बागात वाले इलाके थे, आम और सिट्रस के बागात के इलाकों में हमने एक सर्वे किया जिसमें जिंक, आयरन और बोरॉन की डेफिशिएंसी 50% से ज़्यादा ज़मीनों में थी बागात वाले इलाके से, उनकी बात करें। और जो ओवरऑल पंजाब की सॉइल है, ओवरऑल जिंक की डेफिशिएंसी जो तकरीबन 70% इलाके जिनमें जिंक की डेफिशिएंसी होती है। और ये NFDC का एक डाटा है नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें हमें बताया गया है उस डाटे के मुताबिक कि हमारी ज़मीनें ज़्यादातर नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, और उसकी वजह मेन मैंने आपको बता दिया है कि हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत कम है, नामियाती मादा है 0.5% है, जबकि बाहर के मुल्कों की ज़मीनों में 1%, 2%, 3%, 4%, इवन 10% तक नामियाती मादा होता है। और जितना नामियाती मादा ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाता है। तो हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं। 90% ज़मीनें फास्फोरस में डेफिशिएंट हैं, 40 से 50% ज़मीनें पोटाश में डेफिशिएंट हैं, 57% ओवरऑल ज़मीनें जिंक में डेफिशिएंट हैं, 50% बोरॉन में, 21% आयरन में और 1% ज़मीनें कॉपर में। तो जब हमारा फर्टिलिटी स्टेटस ये होगा तो हमारे फार्मर्स अपने आप को धोखा देने के लिए कहते हैं कि मेरी ज़मीन बहुत सरखेज है, हालांकि ज़मीन सरखेज नहीं होती, उसका जब एनालिसिस करेंगे तब पता चलता है कि वो सरखेज नहीं है। तो इसलिए हमारे बागबान दोस्तों को चाहिए जो आपके गार्डनिंग करते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स को लगाते हैं, उनको चाहिए कि ज़मीन का तज्जिया करवाते रहें और ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिसेस रिकमेंड की जाती हैं उनको एडॉप्ट करते रहें, ताकि आपके बागात की पूरी, देखें आपने इतनी मेहनत से वो बाग लगता है और आफ्टर 2 to 3 ईयर्स के बाद वो फ्रूटिंग शुरू करता है। तो उस फ्रूटिंग देने के लिए और बागात ने अगर 10 से 15 साल या 20 साल या 25 साल या इवन इससे भी ज़्यादा रहना है तो वो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आपको खाते वगैरह और ज़मीन का तज्जिया बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारी सॉइल टाइप बहुत डिपेंड करती है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में अफेक्ट करते हैं बागात को। सॉइल और क्लाइमेट, ये दोनों फैक्टर्स आपके बागात की सारी उसकी यील्ड को अफेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और हमारी ज़मीनों का क्योंकि pH लेवल 8 है या 8 से भी ज़्यादा है, तो हमारी ज़मीनें, जिनका pH लेवल 7 से ऊपर होता है उन ज़मीनों को हम अल्कलाइन ज़मीन कहते हैं, अल्कलाइन। और उन ज़मीनों में जो फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी है वो लूज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो हमारी ज़मीनों का pH लेवल 8 के करीब है। इसी तरह हमारी ज़मीनों में सैलिनिटी, सोडिसिटी या साल्ट्स के प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हम ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, तो ट्यूबवेल का पानी ज़्यादातर खारा है और अगर वो ज़मीनों के ऊपर लगाएंगे तो सैलिनिटी डेवलप होती है और लो ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट। और ये देखें कि आपको हमारी ज़मीनों का क्योंकि pH लेवल 8 है और इस साइड पे जो अल्कलाइन साइड है वो आपको परे वाली साइड अल्कलाइन से शो हो रही है, और ये जो बेस्ट साइड है ये pH लेवल 0 है, ये 14 है और ये 7 है, सेंट्रल वाला पॉइंट।
और 7 के ऊपर ये सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम अवेलेबल है। और जैसे जैसे हमारी जमीनों का लेवल 8 है तो हमारी जमीनों के अंदर ये भी डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। और ऐसे आप ना दोस्त बहुत सारे देखते हैं नेट के ऊपर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों की उन्होंने अपलोड की होती है, और वो हमारी जमीनों की नहीं होती, वो एस्टिक साइंस की होती है। तो आप देखें उसको लेके हम कैल्शियम अप्लाई करते हैं, हमारी जमीनों में कैल्शियम की कमी नहीं है, हमारी जमीनों में मैग्नीशियम की कमी नहीं है, तो हम नेट से लेके देखें कि हमारी जमीनों में जी कैल्शियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, सल्फर की कमी हो गई। हालांकि इस जमीनों में हमारी जमीनों में तीनों चीज़ों की कमी नहीं है। हमारी जमीनों में मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइज साइज होती है वो बनती कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिनरल्स की वजह से। तो इसलिए ये जहन में रखें कि हमारी ज़मीनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की कोई कमी नहीं है, इसलिए इन खातों के ऊपर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका हमारी ज़मीनों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेटस है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये जहन में रखिए बस। ये फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करते हैं, ये बेसल एप्लीकेशन होती है, और फिर फोलियर स्प्रे की सूरत में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक नया सब्जेक्ट है, फर्टिलाइजेशन के जरिए कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से छोटे छोटे मामूली वीक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और डीकम्पोजिशन के ऊपर, और वो वीक एसिड्स आपके जो पीएच को लो करते हैं। जो आप कहते हैं फास्फोरिक एसिड या इवन के सल्फ्यूरिक एसिड का एक हमने ट्राई किया सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन में, उसमें हमने एक छोटे प्लाट सेलेक्ट करके 8 किलो तक सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वो तकरीबन उसके 3 माह के बाद वो दोबारा पीएच उसकी ओरिजिनल आपकी 8 किलो। सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये ध्यान में, तो किसी एसिड से या हम मैनेजमेंट से आप प्रॉपरली मैनेज करते जाएं। हमारे मुल्क में पंजाब में पीएच लेवल लो है, कहाँ पे? मरी में, जहाँ पे के टेम्परेचर लो होता है और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और उन दरख्तों के फॉरेस्ट के पत्ते गिरते रहते हैं नीचे, और ऑर्गेनिक मैटर डिवेल्प होता रहता है, और वहाँ पे पीएच लेवल आपका 7 के रखते हैं। तो लेकिन जी बागात में क्यों नहीं कर सकते? बागात में ये देखें, ऑर्गेनिक मैटर को हम प्रैक्टिसेस बताते हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करके आप उसका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं। मसलन पहले था कि फार्मर्स गोबर की खाद गली सड़ी डालते हैं, तो अब हर फार्मर के पास इतने जानवर नहीं है, तो गली सड़ी गोबर की खाद अवेलेबल कम है, तो गली सड़ी गोबर की खाद, पोल्ट्री मैन्योर, ये बेस्ट सोर्स है। प्रेस मड है, अब शुगर मिलों की प्रेस मड है, ये बेस्ट सोर्स है। हाँ, अगर ये सारा कुछ नहीं मिलता तो देन ग्रीन मैन्योर, सबज चारा लगाएं अपनी जमीन में, जंतर, और जंतर को रोटावेट करें, तो वो बागात में भी ये प्रैक्टिस हो सकती है कि वो एक तो हवा से नाइट्रोजन लेके अपनी जड़ों की गड्डियों के अंदर वो फिक्स कर देते हैं। बरसीन भी आप लगा सकते हैं, बरसीन का भी आपकी लो अपने रोटावेट करते हैं, तो वो भी आपके नाइट्रोजन भी ऐड करता है और ऑर्गेनिक मैटर भी। जो उसका ऊपर बायोमास है वो जब डीकम्पोज रोटावेट करेंगे तो डीकम्पोज होते हैं, वो बायोमास आपका डीकम्पोज होगा, और जो उसकी रूट्स के अंदर गंडियां हैं वो आपके नाइट्रोजन ऐड करती हैं, और 1.5 बोरी यूरिया के बराबर 1 एकड़ में वो ऐड करती है। मल्च में ये होता है, मैं बताऊँ, मल्च में ये होता है कि फ्लावरिंग के बाद फलियां निकलना शुरू हो जाती है, तो वो जब फलियां निकलेंगी ना तो देन वो इफेक्टिव नहीं रहता, सारी की सारी रूट्स की जो नाइट्रोजन है वो फलियों में कन्वर्ट होना शुरू होता है। उसको क्रश किया जा सकता है, उसको से उसका हाँ, वो अगर ऐसे करना है कि उसकी रूट्स जमीन में रहे, रूटा ना करें, और ऊपर से क्रश करके या तो सारा ही ले लें आप, तो सिर्फ रूट्स रहने दें, या उसको क्रश करके तो जमीन के ऊपर ही पड़ा रहने दें मल्च के तौर पे, तो वो भी इफेक्टिव है कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो भी गल सक जाएगा, वो भी जमीन का हिस्सा बन जाएगा। तो बूटा तो इसलिए करना है ना ताकि डीकम्पोज हो जाए बायोमास, और उसकी भी खाद पाएंगे। बेसिकली ये कार्बन CN रेशो, ये जहन में रखिए, CN रेशो होती है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। जब भी आप बायोमास या कोई भी ऑर्गेनिक चीज डालते हैं जमीन के अंदर तो वो कार्बन की सूरत में होती है, तो जब वो डीकम्पोज होती है तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। तो वो CN रेशो जो है ना, वो अगर लॉन्गर पीरियड के लिए पड़ा रहने देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू होगा, और फिर वो जमीन का हिस्सा बनेगा। और अगर रोटावेट जमीन के साथ कांटेक्ट कर देंगे तो वो जल्दी गल सक जाएगा और जमीन की पैदावार सही होगी। साइड इफेक्ट ये शुरू हो जाता है कि अक्सर फंगस ऐसी आ जाती है जो जड़ों को खराब करती है। जब हम इस तरह की चीज अंदर एकदम डंप कर देते हैं तो वो बागात के लिए नुकसानदेह शुरू हो जाती है। खासकर अक्सर जिम्मेदारों को गोबर डालने का नहीं पता, वो अंदर गोबर डाल के उसको रूखा कर देते हैं,
ऊपर पानी लगाते हैं, साथ ही सारे पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर फंगस की वजह से नहीं होता, मैं वही बता रहा था आपको कि जब हम किसी भी चीज़ का ऑर्गेनिक मटीरियल ज़मीन में डालते हैं ना, तो वो गलना सड़ना शुरू होता है और उसको माइक्रोब्स लाते चलाते हैं, और वो माइक्रोब्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है। वो जो ज़मीन की खुराक होती है, पौधों की खुराक होती है, वो ले लेते हैं। माइक्रोब्स उससे ज़्यादा तेज़ी से वो खुराक लेते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं उस खुराक को गलने सड़ने के लिए। तो वो जो खुराक ले लेते हैं उसकी वजह से आपके पौधों के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे कई दफ़ा तो बीमारियां भी आ जाती है, फंगस भी आ जाती और है। उसमें जो मेजर आंसर है वो हीट का है। जब ये गोबर अंदर जाता है तो अंदर हीट पैदा होती ये, है, बिल्कुल। जो कि जड़ों के लिए नुकसानदेह है, अंदर का माहौल खराब होता है। जी मैं आपको बताता हूँ, अभी ऑर्गेनिक मैटर डालने का भी एक खास वक्त है। उसको गर्मियों के अंदर आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना, और जो मैंने आपको बताया कि गर्मियों के अंदर अगर आपने जनता लगाना है ना, तो उसका बेस्ट सीजन हम रिकमेंड करते हैं मानसून सीजन। ये बात, उसमें आपको कोई पानी भी नहीं लगाना पड़ता, छट्टा दे दें जब बारिश होती है, जब उग जाएगा तो उसको बाद उसको तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आपने उसको रोटावेट कर देना है, और आपको कोई पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा, और आपको मौसम भी अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। गर्मियों में जनता लगाते हैं तो, लेकिन सर्दियों में बरसीन लगाते हैं, उसमें टेम्परेचर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन वो पौधे अगर गलने सड़ने शुरू हो गए ना, तो उसमें वो एज ए मल्च भी यूज़ कर सकते हैं और उसको रूटा भी कर सकते हैं। लेकिन जो गली सड़ी गोबर की खाद है, उसका हम हमेशा मेंशन करते हैं कि आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन मंथ्स में डालना, सर्दी के ऑनसेट होने से शुरू में। तो वैसे मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं उसको ऊपर पड़ा रहने देता हूँ जब तक वो डिकम्पोज नहीं हो जाता। ऑर्गेनिक मैटर जी, गोबर भी ये बेसिकली कोशिश तो ये होती है कि कंपोस्ट की शक्ल में दिया जाए। आपका इंडिया कौन से। हाँ देखें, बेसिकली ये इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया शेयर किया, आप लोगों भी इनके साथ डिस्कस भी करें हर टाइम में। हम ये कहते हैं कि देखें, जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है ना, तो हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि वो गला सड़ा अच्छी तरह। अगर कच्ची गोबर की खाद करेंगे ना, तो उससे बहुत सारी, खास तौर पर टर्माइट्स का अटैक बहुत बढ़ जाता है और वो पौधों को नुकसान देता है बजाय फायदा। जो गोबर गलत सड़ा है ना, वो भी फायदेमंद है। अपने अगर उसको कंपोस्ट में बदल लें तो वो बहुत फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल सही, एनरिच कर लें उसको, कंपोस्ट बना लें, एनरिच कंपोस्ट बना लें। जब वो आप किसी चीज पर ढेर लगाते हैं, उसके अंदर हीट इतनी ज्यादा होती है तो वो बैक्टीरिया तो वैसे ही मर जाते हैं। बेसिकली उसमें सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उसको बजाय मिक्सअप करने के कोई सही ये भी प्रैक्टिस आप कीजिएगा कि उसको जब ऑर्गेनिक मैटर को, खासतौर पे फार्म या मिन्योर को आपने डालना है, तो उसको रूटा ना करें, उसको पड़ा रहने से वो गल सकते हैं, जमीन का हिस्सा इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, इसका ना मैंने बायोगैस प्लांट लगाया था, उसका जो वेस्ट है वो मैं कर देता हूँ। ये देखें एक और प्रैक्टिस आ गई है, ये बायोस्लरी, इसके ऊपर हमने काम किया है सॉइल केमिस्ट्री में। हमने इसकी ड्राई फॉर्म भी और इसकी जो एनारोबिक कंडीशन की वेट फॉर्म और स्लरी की सूरत में, उन दोनों को यूज करके देखा है कि कौन सी इफेक्टिव है। तो हमारे जो बेस्ट रिजल्ट्स आए थे वो बायोस्लरी की जो एनारोबिक फॉर्म है, उसका प्लांट का साइज ड्राई के साथ दिया तो उनका कंपैरिजन में बराबर। तो इसका मतलब है कि जो स्लरी है, बायोगैस का प्लांट है, उसकी वेस्ट प्रोडक्ट को आप ड्राई कर लें तब भी वो इफेक्टिव है। और अगर उसको एनारोबिक कंडीशन में आप देखें, उसमें दो तरह के बैक्टीरिया हैं। जो ड्राई फॉर्म होती है उनमें एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, उसको गलाते सड़ाते हैं, और जो फर्मेंटेड फॉर्म है, जो फर्मेंटेशन होने के बाद मिलती है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो एनारोबिक बैक्टीरिया उनमें इफेक्टिव होते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए कि अगर इसको रॉ फॉर्म में भी डाल दिया जाए तो वो फर्मेंटेड फॉर्म में जाते हैं जमीन के अंदर और उसको अपना काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जमीन का। तो ये दोनों सूरतों में हमारे ट्रायल के मुताबिक ये बेहतरीन है, और इनकी प्रैक्टिस को बायोस्लरी की सूरत में डाल दें तो वो भी इफेक्टिव है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन हो जाता है। सर मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जो वर्मी कंपोस्ट अब लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो गली सड़ी गोबर की ही बात करते हैं हर चीज़ में। तो नई चीज़ की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सस्ता और आसान तरीका है। ये देखें, बिल्कुल एक नई चीज़ आई है, टेक्नोलॉजी की बात की है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इज अ फॉर्म ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट है ये भी, जो कि अर्थवर्म जो कीचुए हैं उसको कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट। तो ये इसकी एक तो ये वजह है कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है वर्मी कंपोस्ट की,
इसका बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन ये अभी फील्ड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर फैला नहीं है, क्योंकि इसकी ना वो जो रेगुलर कीचुए हैं अर्थवर्म वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते और वो सर्वाइवल रेट उनका कम है। सर मैं तो उनको प्रॉपर कंडीशंस अगर दी जाएं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो फार्म जो है ना। सर मैं 5 साल से कमर्शियल लेवल पे वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ और ये बड़ा आसान मेथड है और ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं Yes. और ये संभाले नहीं जाते। और हर जो फार्मर है अगर वो अपने फार्म पे छोटा सा बेड लगा ले तो वो इसकी जरूरत पूरी कर सकता है। ये जो गला सड़ा गोबर है काइंडली इसको खत्म कर दे, अपने एक्सपर्ट्स को भी कह दें कि नई चीजों की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी इसके ऊपर हमारे यूट्यूब रिसर्च में भी इसके वर्मी कंपोस्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट रन किया है और उसके रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए और इसके लिए आपको एक छोटा सा पोर्शन अगर वो कन्वर्ट कर दें और क्रॉप के जितने भी रेजिड्यूज हैं, जो फार्म वेस्ट है, जो भी मटीरियल है वो आप वहाँ पे इकट्ठा करते जाएं और वहाँ पे वो अर्थवर्म मल्टीप्लाई करते रहते हैं और वहाँ पे जब वो मल्टीप्लाई कर लें तो वो जो कंपोस्ट पैदा होती है वहाँ से रिमूव कर लें और उन्हीं अर्थवर्म को दोबारा वो मटीरियल दे लें तो वो दोबारा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर अभी काम करने फार्मर को इसके ऊपर आना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा आर्टिफिशियल कि बुरान का आपने कहा है कि वो बताएं एप्लीकेशन कब कर रही है, फूल आने से पहले करनी है ये मैं करने के बाद करनी है? अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखें ये बेसिकली ये मैंने पिछले पोटाश NPK के 3 बेसिकली सीजन होते हैं जिनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनको हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और प्लांट्स के ऊपर आपने सिट्रस कैंकर की एक बीमारी थी तो यहाँ पे हमने हॉर्टिकल्चर का जो बाग है आपने भी शायद देखा हो, तो हमने वहाँ पे कुछ पौधे सेलेक्ट करके हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज इनका हमने अलग-अलग सोल्यूशन बना के और इनका मिक्सचर बना के स्प्रे किया पौधों को। तो हमने ये देखा कि विद इन 1 ईयर दूसरे साल में पौधे के पत्ते उन शाखों पे दोबारा उगना शुरू हो गए और वो बेहतरीन उनका इफेक्ट आया। तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो लग जाती हैं ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने देखा है कि इसके साथ पौधे का जो जमीनी माहौल है ना, जी सर। अगर आप उसको नेचर के मुताबिक डाल देना तो पौधे में ये न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आती। ठीक है। उसमें सादा सा सूला पौधा ऊंची जगह की चीज है, उसको आप अप लैंड में रखेंगे तो कुछ रहेगा। अगर आप उसको लो लैंड पे रखेंगे तो कभी उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हमेशा रहेगी। हर चीज के लिए माहौल जरूरी है। बिल्कुल सही है। उसका माहौल जब तक नेचर के मुताबिक नहीं होगा, जड़ें फैला के पानी नहीं लेगा, वो कभी कुछ नहीं होगा। सही है। जितना रूट सिस्टम उसका डेवलप होगा, बड़ा होगा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से पानी लेगा, खुराक भी अच्छे तरीके से लेगा, ज्यादा एरिया से लेगा। जब ज्यादा एरिया से लेगा तो वो ज्यादा हेल्दी होगा। हमारे अक्सर बागबान नहीं समझते, वो उसकी जड़ों के अंदर रोक के पानी देते हैं, उसको पानी दूर नहीं करते। ये बेसिकली ये देखें इन्होंने बात की है वो मैं भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पौधे के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेस देना भी जरूरी होता है। पानी की स्ट्रेस दें, खादों की स्ट्रेस दें ताकि पौधे की जड़ें ढूंढे इन चीज़ों को। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर हम पौधे के नीचे कैनोपी के अंदर पानी डालते रहेंगे ना तो पौधे के रूट्स उधर ही रहेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत वहीं पर पूरी हो रही है और वो रूट्स फ्लरिश नहीं करेंगी। और रूट्स की फ्लरिश करना बहुत ज़रूरी होता है कि रूट्स ट्रेवल करती है, बहुत दूर तक चली जाती है और इनके अंदर एक्सुडेशन होती है। रूट्स की टिप के अंदर थोड़ा सा तेजाब का कतरा निकलता है और वो वहाँ पे डिजॉल्व करता है वहाँ पे और फिर वहाँ से डिजॉल्व करके जो चीज़ मिलती है उसको ले लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है और फिर रेजुडेट्स का खारिज करता है, फिर आगे बढ़ता है और ऐसे बहुत दूर तक रूट्स फ्लरिश करती है। अगर पानी ऊपर डालते रहेंगे रूट्स नीचे नहीं जाएंगे। रूट्स ट्रेवल करती हैं नीचे भी और साइड पे भी और इसी तरह रूट्स पानी के लिए भी ट्रेवल करती हैं और न्यूट्रिशन के लिए भी ट्रेवल करती हैं। तो जहाँ पे उनको न्यूट्रिशन मिलेगी, जिस साइड पे उनको न्यूट्रिशन और पानी मिलेगा, रूट्स का साइज नीचे से आप रूट करके देखेंगे। हमने कॉटन के अंदर ये तजर्बा किया था कि एक तरफ हमने उसके हार्ड पैन क्रिएट करके एक सख्त तैब शादी के रूट्स वहाँ से गुजरना चाहिए और एक साइड पे हमने पानी लगाना दूर दूर तक शुरू कर दिया और पौधे को खुराक देना शुरू। तो जिस साइड पे जब पौधे को जड़ों से उखाड़ा तो इस साइड पे उसकी रूट्स बिल्कुल नहीं थी और दूसरी साइड पे देखा तो उसकी रूट्स कम 3 फुट तक वो गई हुई थी मूव कर। तो ये एक प्लांट्स के अंदर होती है प्रैक्टिस कि जिस साइड से उसको खुराक मिलती है, पानी मिलता है, उस साइड पे रूट्स ट्रैवल करती हैं अपनी अकल के मुताबिक।
तो इसी तरह पौधे को जब पानी की थोड़ी सी स्ट्रेस देंगे तो पौधा अपने आप को उस स्ट्रेस में सर्वाइव भी करेगा और पानी के लिए उसकी रूट्स ट्रैवल भी करेंगे। इसी तरह खुराक के लिए भी ये है कि खुराक भी ओवरडोज नहीं करनी, खास तौर पे नाइट्रोजन बजाय फायदे के वो नुकसान करती है। उसका टिश्यू सकुलेंट हो जाता है, उसके अंदर कीड़ों मकोड़ों का अटैक, छात का अटैक बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डैमेज होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन की एक्सेस करने से आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। थोड़ी सी बारिश होगी, आंधी चलेगी तो पौधा गिर भी सकता है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है। तो इसी तरह फास्फोरस बैलेंस में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन खादों को डालने के को कहा थे, बस मैं ख़त्म कर दूँ कि आपके देखें फरवरी, अप्रैल और अगस्त ये माह बहुत इम्पोर्टेंट खाते देने के, और इन खादों के लिए नाइट्रोजन को हम कहते हैं कि हमेशा इकट्ठी डोज कभी भी ना डालें, स्प्लिट एप्लीकेशन करें। तो ये स्प्लिट एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये नाइट्रोजन का आधा हिस्सा आपने डालना है फरवरी में, 1/3 हिस्सा आपने अप्रैल में डालना है और 1/3 हिस्सा आम के बागात के लिए अगस्त में डालना है। और इसके लिए आपको ये जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर फ्रूट्स ऊपर होंगे, जब तक फ्रूट्स पौधे के फल ऊपर रहेगा उस वक्त तक नई टोटी बनना या नई अगर फ्लावरिंग होना शुरू नहीं होती। तो इसी तरह सिट्रस के अंदर भी होता है कि जब आप सिट्रस आप पूरा रिमूव कर देते हैं तब उसकी टोटियाँ बनती हैं, तब उसके फ्लावरिंग शुरू होती है, तो उस वक्त खादों का रोल शुरू होता है। सर जी सर। सर आपने जो अभी जो डिस्कशन किया ना वो आपने तो बाबा किया ना, एज सीमेंट में अपनी इंफॉर्मेशन ये चाहता हूँ कि नाम सपोर्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए हाइट गेन करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर ले, प्लस प्री मेच्योर के लिए कि वो हमें जल्दी फ्रूट दे रहे, इसके लिए कोई दवा इम्प्लीमेंट करने का बेसिकली इनका अगला है खादें या मेच्योरिटी को भी कंट्रोल करती हैं कि नहीं करती, और कौन से ऐसे हार्मोन्स या बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं कि वो उसकी मेच्योरिटी को एनहांस करें या फ्रूटिंग को अपनी मेच्योर लेके आएँ कि जल्दी फल लगते हैं, प्री मेच्योर फल लगते हैं। तो ये बेसिकली होता है, मैंने पहले बताया है कि हार्मोन्स का बहुत रोल है, बायो फर्टिलाइजर्स और बायोस्टिमुलेंट का बहुत रोल है। तो ये होता है कि बेसिकली जब आपकी खुराक पूरी होनी ज़रूरी है तब आपके हार्मोन्स का फायदा होता है। तो खुराक पूरी होने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेच्योरिटी को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है वो फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरसिक खाद आपकी मेच्योरिटी को भी कंट्रोल करती है और प्री मेच्योरिटी के लिए फ्लावरिंग और उसकी जो फर्टिलाइजेशन है उसको कंट्रोल करने वाला फास्फोरस है। और इसके साथ अगर हार्मोन्स को भी यूज़ किया जाए तो हार्मोन्स ये करते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स ये करते हैं कि अर्ली मेच्योरिटी और अर्ली फ्रूटिंग के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उसकी डोज आपको ये जहन में रखिए कि अगर वो डोज उसकी कई दफ़ा होता है कि हाई डोज अगर अप्लाई कर देंगे उसी हार्मोन्स की तो वो आपकी शेडिंग कर देगा, वो इनहिबिट करता है। वो बहुत सारे हार्मोन्स इनहिबिटर्स के तौर पे यूज़ होते हैं और उसी अगर हार्मोन्स को आप लो कंसंट्रेशन में यूज़ कर लें तो वो उसकी एनहांस कर देता है ग्रोथ और फ्रूटिंग को एनहांस कर देता है। तो ये जहन में रखिए कि उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मेरी रहता है। और उसके ऊपर जो उन्होंने मेंशन की होती है डोज कि अगर 0.1% आपने डालना है तो डोज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसी हार्मोन की कंसंट्रेशन को 0.5% के ऊपर लेके जाके स्प्रे कर देंगे तो वो प्री मेच्योरिटी में ही उसकी डोटी को गिराना शुरू करें, इनहिबिट करें। तो इनहिबिटर्स भी आते हैं। तो ये देखें आम के लिए फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट का मैंने बताना था आपको कि ये एक साइड पे प्लांट की एज लिखी हुई है और दूसरी साइड पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की डोजेस लिखी हुई है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, ध्यान में रखिए, ये यूरिया नहीं है नाइट्रोजन के लिए। अगर तो ये 200 ग्राम यूरिया है होता तो फिर यूरिया आपने स्प्रे करना था, अब है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन को 200 को 2.17 से जरूर देंगे तो ये यूरिया बन गया। ध्यान में आ गया सर? एक मेरा सवाल है, मैं तहसील एक्स्ट्रा से आया हूँ जी। और वेजिटेबल का काम कर रहा हूँ और बात भी लगाए हुए हैं। तो मेरा सर एक सवाल है, हमने हजरू में बहुत ज़्यादा सैंपलिंग की है, अटक हजरत मेरे बाग में मैं हर साल देसी थूम लगाता हूँ। वो थूम लहसुन मैं 3-4 साल से ये देखिए लगातार लगा रहा हूँ। अब उसमें बीमारी आया कि ये मुझे आप प्लीज बताएं कि उस जमीन के अंदर कोई बीमारी है या उस लहसुन में कोई बीमारी है।
ये थूम दूसरी जगह पे हम शिफ्ट करेंगे, आपके पास भेजेंगे, वो आप अपनी जमीन पे लगाएंगे तो ठीक होगा। मैं अपनी जमीन पे लगाऊंगा तो उसमें बीमारी आए। आप इस पे रोशनी डालें कि किस चीज में कमी है। सादा सा जवाब है, कंप्रेसर को धूप चाहिए ज्यादा देर, टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, धूप उसको 16 घंटे चाहिए, बाहर में मिलती नहीं है। फिर बाहर पौधे छोटे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले बहुत अच्छा हुआ है, अब इसमें पौधे लाएंगे। माल्टे के हाँ, बेसिकली मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये बेसिकली तो पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, पैथोलॉजिस्ट आपके ऊपर इसके ऊपर गाइड भी करते हैं। हाँ, आपको मैं बता देते हैं। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इसी वजह से है, क्योंकि बाकी क्रॉप्स उग रहे हैं तो वो डेफिशिएंसी अगर होती तो वो सब क्रॉप्स होंगे। तो लहसुन में साइल बॉर्न डिजीजेज होती हैं, पॉसिबल है तो जमीन में लहसुन के लिए वो साइल की तो बॉर्न डिजीज हो जिसकी वजह से कि आपका लहसुन डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे। तो ये खातों के लिए आप देख लें प्लीज। सर जी प्लीज। यूगल का खाना पानी इस तरीके से ठीक हो सकता है जिप्सम के पत्थर के अलावा कोई सूखता हो। किसकी बात कर रहे हैं? यूगल का खारा पानी है, फसल हो हाँ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप है। भी हो सकता होता उधर फसल हाथ काट करते हैं, बिल्कुल अभी कपास है, धान है, यानी तिल वगैरह, ये सारा कुछ काट कर रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो बात नहीं होता वहाँ। तो किसी तरह हम तो पानी यानी कि ठीक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनका सवाल देखें कि खारे पानी के बारे में है कि सांस बहुत ज़्यादा उसमें और उसकी ब्रैकिशनेस को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली खारे पानी को ठीक किया जा सकता है। ट्यूबवेल के खारे पानी को उसमें हम जैसे उन्होंने कहा कि कैल्शियम के पत्थर के अलावा क्या है, तो हम बेसिकली कहते हैं कि सॉइल का एनालिसिस करवा लें और उसके ना जिप्सम रिक्वायरमेंट निकलती है। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट को पहले साल आधी डालें और अगले साल आधी डालें, और ख़ास तौर पर मानसून के सीज़न में जब बारिशें का सीज़न है तो उससे पहले डालें, क्योंकि बारिशों का पानी बेहतरीन पानी होता है। अगर उससे पहले आप जिप्सम डाल देंगे तो वो आपके एक तो वो साइज में साल से रिमूवल हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसको ट्रीट करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि जिप्सम भी डालें साल के अंदर, और तकरीबन 8 से 10 किलो सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में वो मक्के के ऊपर रखते हैं। वो सल्फ्यूरिक एसिड भी जाए और साल के अंदर भी आपने जिप्सम डाला हो तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर सारे के सारे साल आपकी रूट जोन से नीचे चले जाएंगे और आपकी ज़मीन बेहतरीन होगी। खारे पानी वाली ज़मीनें, कलर वाली ज़मीनें तब तक ठीक नहीं होती जब तक आपकी नीयत ठीक करने की। जिस दिन आपकी नीयत ठीक करने की होगी वो ठीक हो जाएगी, ज़मीनें कभी खराब नहीं होती। सर आपने फर्टिलाइजर के बारे में बताया कि फास्फोरस और पोटाश जो डालनी है, ये कौन सी एमओपी डालनी है DOP या MAP? हाँ, सिट्रस देखें खाते हैं सारी एमओपी और एसओपी जो है ना, एमओपी है मोरियट ऑफ पोटाश, Yes, sir. पोटाशियम क्लोराइड इसका फार्मूला है। इसमें क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है होता है और ये खास तौर पे फ्रूटिंग प्लांट्स को हम रिकमेंड नहीं करते, फ्रूट्स को, लेकिन सिट्रस को खास तौर पे अवॉइड करें। सिट्रस को एमओपी ना यूज करें, बाकी बागात के लिए एमओपी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सस्ती है, लेकिन एसओपी जो है वो बेस्ट सोर्स है। एसओपी सल्फेट और पोटाश को SOP दो तरह की होती है, क्लोराइड फ्री होती है, 25 kg में आती है, 50 kg में आती है। बागात के लिए कौन सी ज्यादा बेस्ट? नहीं, अगर क्लोराइड फ्री तो कहते हैं कि डालनी है, तो अगर क्लोराइड वाली डालनी है तो फिर तो एमओपी डालें ना, पोटाशियम क्लोराइड। अगर क्लोराइड फ्री एसओपी भी डालनी है तो वो भी क्लोराइड फ्री होनी चाहिए। जो 50 kg में आ रही है एग्रो वगैरह की, हाँ वो डालें, हाँ वो डालें। और फास्फोरस जो है, फास्फोरस आपका देखें, फास्फोरस का अगर तो थोड़ा खारे पानी वाली जमीनें हैं तो एसएसपी को परमानेंट कर, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फोरस। मीठे पानी, और अगर पानी ठीक है जमीन में, फिर आपके ये जो कम्पैक्ट फर्टिलाइजर, कंपाउंड फर्टिलाइजर आती है ना NPK लोअर कंसंट्रेशन वाली, ये बागात के लिए, सब्जियात के लिए ये बेस्ट सोर्स है। क्योंकि इनको अगर ये भी नहीं अवेलेबल तो हम DAP भी डाल सकते हैं। DAP में भी 40% आपकी फास्फोरस है, डाइमोनियम और थोड़ी सी नाइट्रोजन भी मिल जाती है। बस मकसद ये होता है कि अगर आपका फ्रूट्स के जो पौधे हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, नर्सरी स्टेज से ऊपर चले गए तो वो उनको आप कोई भी खाद डाल, और ट्रिपल्स TSP TSP आई है। हाँ वो अब नहीं आ रही, पहले आती थी वो भी ठीक थी। तो एक नई कंपनी मनोचर ने लॉन्च कर दी है ना, हाँ जी, तो आप और रिकमेंड करते हैं ये जो नाइट्रोजन बेस है? देखें बेसिकली हम फर्टिलाइजर कोई भी हो उसका इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए भी कितने फीचर है। उसमें कैल्शियम है सर, इसमें हाँ, ट्रिपल सुपर फास्फेट आप डाल सकते हैं, इक्वली बेनिफिट है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें क्योंकि कंसंट्रेशन फास्फोरस की ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी डलेगी,
बजाय SSP के। SSP ज़्यादा मिकदार में डलेगी। और एक दोबारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं फार्मर्स का कि एक कंसेप्ट पाया जाता है कि DAP है ना, ये जमीन का पीएच लेवल है। बिल्कुल मेरे दिल की बात की इन्होंने। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, इसको कहते हैं मिसकंसेप्शन। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि हमारी ज़मीनों का पीएच लेवल क्योंकि पहले ही आई है और DAP रिएक्शन जब सॉइल में होता है तो ये पीएच को हाई करता है। ये मैं आपको अभी 1 मिनट में समझाता हूँ। इसका फार्मूला है डाई अमोनियम फास्फेट DAP। नो डाउट कि जब इसको पानी में हल करते हैं तो इसका पीएच लेवल 8 से ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए, थोड़े मिनट पीरियड के लिए। और साथ ही अमोनियम के 2 जो एटम हैं मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। डाई अमोनियम है NH4 इसका फार्मूला है। 8 H एटम्स मिलते हैं इसमें, और वो इसका लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वो देखेंगे तो इसका रिएक्शन जो है वो पीएच को लो करता है ना। तो ये है सिर्फ मिसकंसेप्शन है। पहले ज़मीनों में ना फास्फोरस ही खाते हैं, DAP मिक्सी होती थी ज़्यादा कंपनियों की, तो जो दूसरी कंपनी SSP बनाती थी वो कहती थी कि जी देखें जी पीएच पहले ही आई है और हाई कर देता है तो इस वजह से ये ना। तो ये एक मिसकंसेप्शन था, ये इसका कोई साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डाई अमोनियम फास्फेट इसका फार्मूला है और पीएच लो हाई होती है, देन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो पीएच लो हो जाती है क्योंकि H के मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाते हैं। लेकिन सर इतनी पीएच आइडियल है DAP के लिए, ये भी तो हार्ड टाइम पैदा करती है ना। नहीं, बेसिकली देखें, अगर तो खातें अपना रोल प्ले कर रही हैं, अगर खातें अपना रोल प्ले कर रही हैं तो वो आपकी ज़मीन को फर्टाइल करती हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका मैं तजर्बे की बुनियाद पे बता देता हूँ। सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन में अयूब रिसर्च का इसी सेक्शन में आप बागात की तरफ गए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो रास्ते में आते हैं, वहाँ पे हमारा एक लॉन्ग टर्म ट्रायल, लॉन्ग टर्म जो कि 1978 से वही प्लाट में नाइट्रोजन है, उसी प्लाट में पी है, एक प्लाट में NPK है, एक प्लाट में नाइट्रोजन और फास्फोरस है और एक प्लाट कंट्रोल है जिसमें कुछ भी नहीं। 1978 से वो प्लाट वही पैदावार दे रहे हैं और उसमें देखा ये गया है, वो तजर्बा बेसिकली ये बनाया था कि क्या खातें हमारी ज़मीन की सेहत को ख़राब करती हैं या हमारी ज़मीनों की सेहत को या पौधों की सेहत को ख़राब करती हैं। तो ये बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव था। तो उसमें ये देखा गया है कि ना ही खादें हमारी ज़मीन की सेहत को ख़राब करती हैं और ना ही खादें पौधों की सेहत को ख़राब करती हैं, बल्कि जो बेस्ट ज़मीन का एनालिसिस है वो वाली ज़मीन का है जहाँ पे NPK 1978 से बैलेंस मिकदार में डाला था और जहाँ पे नाइट्रोजन डाली जा रही है वहाँ भी हमारी ज़मीनों की डिटीरियोरेशन भी खराब है। अब अगर सिर्फ फास्फोरस वाला प्लाट है उसमें भी डिटीरियोरेशन है और जो कंट्रोल प्लाट है उसमें भी फर्टिलिटी का लेवल सबसे सर जो कहा जाता है कि पोटाश और फास्फोरस मिक्स हो जाती है, हाँ, पौधे को मिलती कम है। मैं बताऊँ उसके बाद देखिए, क्या काश कपास का कदर होती या कुछ और इसमें जो है ना करती है कि हमने तो अब जो पिछले हफ्ते डालने लगा था तो मुझे मैंने अपने काफी ना डाले ये अभी हमें हाइट रिक्वायर्ड है तो ये हाइट रोकेगी जबकि मैं बताऊँ समझिए, ये पोटाश के बारे में पूछ रहे हैं और आप क्या कह रहे थे सर क्या फिक्स करते हैं। देखें ओनली जो फिक्स होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फास्फोरस, फिर जिंक, फिर बोरॉन। ये हमारी जमीनों में कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट के साथ फिक्सेशन हो जाती है और फास्फोरस, जिंक और बोरॉन की फिक्सेशन हो जाती है क्ले मिनरल्स के। जो हमारी चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें हैं, वर्मिकोलाइट, सिमेक्टाइट, मोरिकोलाइट, ये 3 हमारी क्ले मिनरल्स होती हैं ज़मीन के अंदर। अगर तो इन 3 तरह की क्ले हैं तो हमारी ज़मीनों में फास्फोरस, जिंक और बोरॉन की फिक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी किसी चीज़ की कोई फिक्सेशन नहीं होती, पोटाश की, नाइट्रोजन की कोई फिक्सेशन नहीं होती। पोटाश का हमने ट्राई किए हैं कि एट द टाइम ऑफ सोइंग भी अगर डाल देंगे तो वो ज़मीन में ही मौजूद रहेगी। और अगर एक ट्रायल दूसरे उसके बाद किए कि अगर हम इनकी स्प्लिट एप्लीकेशन डालें, फास्फोरस की भी, पोटाश की भी, नाइट्रोजन की भी, तो वो भी आजकल के दौर में वो बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। अगर हम इनको जो सब मिक्स होती है उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है? देखिए,
जो फास्फोरस फिक्स होती है ना वो कहाँ पे फिक्स होती है, मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर और क्ले मिनरल्स पे ऊपर। अब इसके ना 3 तरह के कॉन्टैक्ट बन जाते हैं फास्फोरस की फिक्सेशन पे, टीसीपी, डीसीपी और एमसीपी। एमसीपी, डीसीपी, टीसीपी, मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट और ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ट्राई कैल्शियम फास्फेट बन गया तो पत्थर बन गया, फिर नहीं वो मिली। डाई कैल्शियम फास्फेट बन गया तब भी वो फिक्सेशन परमानेंटली फिक्स हो गया। अब एमसीपी या फास्फोरस अभी कुछ फॉर्म्स में होती है कि वो रेडिली अवेलेबल हो जाती है, जब सोल्यूशन पानी लगाते हैं, खाद डाली पानी में आ गई तो वो सबसे ज़्यादा रेडिली अवेलेबल उसको वो मिलती है, बाकी कहाँ सिस्टम में पड़ी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिक्स हो जाती है। और जब वो परमानेंटली फिक्स हो जाए तब उनको एसर डालेंगे, तेजाब डालेंगे तो तब वो सोल्यूशन में आएंगे, अदरवाइज वो परमानेंटली फिक्स हो जाती है। तो ये फास्फोरस की फिक्सेशन का प्रॉब्लम हमारे ज़मीनों में है। अगर 100 किलो डालेंगे 25 किलो सिर्फ अवेलेबल होते हैं, बाकी कितना नहीं फिक्सेशन सब या वो परमानेंटली फिक्स या सोलोली फिक्स फॉर्म। 3 तरह के पूल होते हैं, ले बाय पूल, नॉन ले बाय पूल और परमानेंटली फिक्स पूल। 3 तरह के तालाब, ले बाय जिसमें सोल्यूशन में आई होती है फास्फोरस वो, और नॉन ले बाय पूल जिसमें कुछ वक्त के लिए फिक्स हो जाती है, और तीसरा तालाब है परमानेंटली फिक्स पूल फास्फोरस का। इसमें चली गई तो बिल्कुल ही लग गई, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। रेडिली अवेलेबल में इधर से चली गई तो प्लांट ले लेगी, और जब मैंने कहा है कि 100 किलो डालेंगे 25 किलो अवेलेबल होगी तो पौधा तो पूरे सीजन में 6 मंथ के लिए वो फास्फोरस के लिए बनती है, वो फास्फोरस को लेती हैं और रूट्स खत्म हो जाती है। तो अगर आपने शुरू में फास्फोरस की खाद नहीं डाली या जब पौधे को जरूरत होती है वो रूट्स बनती हैं फास्फोरस लेने के लिए, लेकिन सिस्टम में वो फास्फोरस मौजूद नहीं होती तो वो आपके पौधे के ऊपर स्ट्रेस आती है। तो ये जहन में रखें कि टाइम ऑफ एप्लीकेशन और पौधे की ज़रूरत का टाइम ये मैच करना बहुत ज़रूरी है। जब बाद में डालते रहेंगे वो सिस्टम में बड़ी रहेगी, वो रूट्स नहीं बनी उसकी लेने वाली तो वो कहाँ से लेगा। तो फिर ये होता है कि हम दूसरी फसलात के लिए, ये तो वो बागात की बात हो रही है ना, जैसे कि गंदम है, मकई है, कॉटन है, बाकी फसलात है, उनकी वो रूट्स बनती हैं शुरू के दौर में सीडलिंग स्टेज पे, तो फास्फोरस डूबती है तो वो रूट्स फास्फोरस लेके अपने सिस्टम में रिजर्व कर लेती है। वंस वो लेके सारी सिस्टम में ले जाती है, तने में ले गई, पत्तों में ले गई, वहाँ पे रिजर्व हो, और जब उसके सिस्टम में फर्टिलाइजेशन पीरियड शुरू होता है मेजोरिटी, उस वक्त उसकी मैक्सिमम जरूरत होती है तो वो उस सिस्टम से ले गई, और वहाँ पे अगर कमी हो तो फिर रूट्स बनती हैं दोबारा से पौधे के अंदर बहुत थोड़ी सी, फिर वो फास्फोरस लेती हैं और फिर वो सिस्टम के अंदर लेके जाती हैं। एक पूरा साइंस का सब्जेक्ट होता है फास्फोरस को कैसे लेना है। पौधे के अंदर आज खाद डाली 4 से 5 दिन लगेंगे उसको देने पर, तो हम ये जहन में रखें कि अगर आज डेफिशिएंसी नजर आ रही है हमने खाद डाल दी उसी वक्त डेफिशिएंसी रिमूव नहीं होगी। इसलिए हमने बहुत सारे फोलियर एप्लीकेशन के भी तजर्बात किए हैं। यूरिया का स्प्रे करेंगे 1%, 2% महलूल बना के वो लीव्स के अंदर फौरी तौर पे चले जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो वो उसकी जो डेफिशिएंसी है लीव्स के अंदर वो फौरी तौर पे रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर सॉइल के सिस्टम से जो असल सिस्टम है वो सॉइल का है, और सॉइल का सिस्टम ये जहन में रखें कि खाद जितनी मर्जी, ये पौधा लगा है और यहाँ पे खाद पड़ी है, जितनी मर्जी खाद दे दें इसका कोई फायदा नहीं। पौधे को तब फायदा होगा जब यहाँ पे पानी लगेगा और पानी में वो खाद आएगी और वो पानी के जरिए वो अपटेक हो, तो पानी अपटेक होता है। तो ये जहन में रखिए कि खाद सूखी कभी एक जरा भी नहीं जाएगी। हम खाद डाल के पानी डालेंगे, सोल्यूशन में खाद आएगी और सोल्यूशन के जरिए पौधे के अंदर जाएगी। ये उसका असल रूट ये है। फोलियर स्प्रे रेमेडियल मेजर्स के तौर पे हम करते हैं, और इसमें हम एक स्प्रे कभी भी मेंशन नहीं करते। हम कहते हैं कि 15-15 दिन के साथ वक्फे के साथ 2 स्प्रे 3 स्प्रे करें, ताकि वो चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाते हैं। जितने चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी सी बाकी गिर जाएगी नीचे, लेकिन एब्जॉर्ब तो होगी ना, तो वो पौधे को मिलेगी। इसीलिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, तो हम कहते हैं कि उनको फोलियर स्प्रे 15 दिन के वक्फे से 2 भी कर सकते हैं। सर एक सवाल है कि जमीन में हम समझते हैं कि माइक्रोराइजल फंगी की एक दोष फंगस है जो पौधों के नीचे डेवलप होनी चाहिए, उसको किस तरह डेवलप किया जाए? देखें ये वैन वेजिकुलर और मस्कुलर माइक्रोराइजल,
ये एक टेक्नोलॉजी होती है कि पौधे के अंदर जब आपके ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस हाई होगा साइड में, वहाँ पे ये वैन बनता है, हर जगह पे नहीं बने। ये उसके ऊपर फंगस वो डिवेल्प होता है माइक्रोराइजर फंगल, और वो क्या करता है फास्फोरस ले लेके उसको एब्जॉर्प्शन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास सॉइल बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में, यूं रिसर्च में बैक्टीरिया हैं जो कि फास्फोरस को सोल्यूशन फॉर्म में सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पीएसपी उसको बोलते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल के अंदर वो अपना काम करते हैं और फास्फोरस जो फिक्स हुई होती है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली तो हमें माहौल बनाना है ना फंगस ये से। बेसिकली ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पहले नंबर नोट कर लें, किसी कोई वक्त जरूरत हो सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन में आप आ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर आबिद न्याज, सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन 0345 786 251 नंबर एक मतलब दे दो 0345 786 2510। सर सिर्फ करने के बाद है ओवर वाटरिंग कर डीप वाटरिंग जो करते हैं ना, इसमें ओवर वाटरिंग करने से क्या 0345 786 2510। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर आप शेयर कर दें। मैं हाजिर। पानी में फ्लड करनी चाहिए ये बात। देखें अब सॉल्युबल फास्फोरस भी आ गई है जो वाटर सॉल्युबल है, तो उसको अगर आप फर्टिगेशन के जरिए भी अप्लाई करते हैं तो देन भी इजीली बेनिफिट बेस्ट ये फर्टिगेशन के जरिए है, क्योंकि फिक्सेशन कम हो जाती है। सॉइल में डालेंगे तो सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट होता है तो फिक्सेशन बढ़ जाती है। आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अहम है रिगार्डिंग जो प्लांट की जो जरूरी उसको चाहिए। अब जिसको हमने समझाना है वो बेसिकली वो इलिटरेट है। इसका जो समझा रहे हैं वो कौन समझा रहे हैं, वो फर्टाइजर वाले समझा रहे हैं, ज़ाहिर है वो कंपनी कंपनीज वाले। इसके लिए कोई ऐसा सिंपल वन फिगर का जदवल ऐसा हो ताकि जो किसी अंडरस्टैंडेबल हो, पूरे सामने बैठा हो या किसी ऐसी तो कि आप तरफ से जो ऐसा ऑथेंटिक आएगा ना तो वो बड़ा मैटर करेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर मुआज साहब से कहूँगा कि आप अगर उनके ट्रेनिंग के सेशंस को कर लें और उनके लिए फिर मुझे भी बेशक पहले दिन या दूसरे दिन हाई कर लें तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मशवरे देने के लिए हाजिर हूँ। हम जरूर सर एक इंशाल्लाह दो चीज़ें ज़रूरी क्लियर कर दें, हम बागबान है सारे, कि अगर हम फास्फोरस को साइड्स में करें तो कौन सा टाइम मिलता है? देखें फास्फोरस की स्प्लिट एप्लीकेशन अगर तो आप नाइट्रोजन के साथ ही करना चाहते हैं तो बेशक 3 स्प्लिट्स में नाइट्रोजन के साथ डालें। अगर इसके फास्फोरस के 2 स्प्लिट्स करने हैं तो फिर एक स्प्लिट इसका एक तो फ़ौरन डालनी है ना जब आपकी फ्लावरिंग हो, उस वक्त इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सर इसका टाइम सिट्रस के लिए डिफरेंट है और मैंगो के लिए थोड़ा डिफरेंट है। तो वो हम आपको ब्रोशर भी शेयर कर देंगे मुआसाब के साथ। मेरी जो प्रेजेंटेशन है ये आप लोग ले जाएं बेशक। प्रेजेंटेशन में टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी डाला हुआ है सारा कुछ और इसमें ब्रोशर भी सर इसमें एक चीज़ कि आप खाद डालते हैं तो कितना टाइम लगता है उसे पत्ते में पहुंचने के लिए? ये हाँ देखें, जब आप यूरिया डालेंगे और ऊपर से पानी लगाएंगे तो यूरिया के लिए कम से कम आपको 3 से 4 दिन लगेंगे और सिस्टम में जाने के लिए। और इसी तरह फास्फोरस की खाद अपने एक्चुअल रूट तक जाने के लिए आपको इससे भी थोड़ा ज़्यादा दिन लगते हैं, वो 7 से 8 दिन तक लगेंगे। और पोटाश आपके सिस्टम में मौजूद रहेगी तो प्लांट पोटाश और फास्फोरस एंड सीजन तक प्लांट लेता रहेगा। स्प्लिट नाइट्रोजन के इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की खाद क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है और जब ये पानी के साथ मिक्सअप हो जाती है तो प्लांट्स बहुत थोड़ी मिकदार लेता है और बाकी लीच डाउन हो जाती है। तो हम लीचिंग के लॉसेस को कम से कम करने के लिए कहते हैं कि क्योंकि ये सॉल्युबल बहुत होती है, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रेट नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो लीच डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि 3 स्प्लिट्स में डालें। जबकि फास्फोरस और पोटाश ये खाद ज़मीन में मूव नहीं करती। फास्फोरस और पोटाश ना लीच डाउन होती है ना मूव करती है, तो ये सिस्टम में मौजूद रहती है। फास्फोरस का सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ये फिक्स हो जाए, तो इसलिए अगर इसकी स्प्लिट एप्लीकेशन भी करेंगे तो देन इसकी फिक्सेशन को कम करने के लिए वो बेस्ट रहेगा। डॉक्टर आबिद न्याज साहब, ये हमारा साथों के हवाले से सवाल था, या आपने बहुत अच्छा किया और साल है
और यही वजह है कि हमें टाइम देने का भी एहसास नहीं हुआ। ये क्योंकि बुनियादी सवाल था आपने उनकी बुनियाद से वही बहुत अगर समाज एक चीज़ है ये फर्टिलाइजर कंपनी है खाते ज़्यादा दर दे रही हैं ये क्या किसान दोस्त और ज़मीन दोस्त हैं या दुश्मन हैं? बिल्कुल बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है। देखें बेसिकली हमारा मैं एनवायरमेंट में रेफरेंस लैब में एज ए की साइंटिस्ट किया हूँ जो कि बेस्ट फर्टिलाइजर टेस्टिंग है। फिर मैं जो सॉइल टेक्नोलॉजी बायो फर्टिलाइजर टेस्टिंग की रेगुलेटरी होती है उसमें भी मैं मेरा कंपनियों के साथ कोई तरह हम जो भी नॉलेज देते हैं अपने नॉलेज की बुनियाद के ऊपर अपने फार्मर भाइयों को देते हैं। मैं खुद की है उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फार्मर फिट है then उसका कोई फायदा नहीं। और अब मार्केट में आपको मैंने जो बात कही है कि कैल्शियम वाली खादें भी बिक रही है ना वो धोखे वाली बात है। पाकिस्तान की पंजाब की ज़मीनों में कैल्शियम की कमी वाली मुझे एक ज़मीन दिखा। मैंने 25 साल सर्विस की है मुझे तो कोई नहीं दिखा बल्कि ज़्यादा एक हम अच्छा तुम्हारी ज़मीनें बनी कैसे? आप तो माशाल्लाह फार्मर हैं बहुत फर्क ज़मीनों वाले हैं। हमारी ज़मीनों की कभी मिट्टी उठा के देखें ना कि यार इस ज़मीन की उम्र कितनी होगी कभी सोचिए हज़ारों साल लाखों साल करोड़ों साल सोचिए तो सही तरह कितनी देर बाद से और बनी कैसे? हमारी ज़मीनों को कहते हैं एलुवियल सॉइल साइंस के सब्जेक्ट में कहते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो वाली ज़मीनें होती हैं जो पानी के साथ बह के बनती हैं। हिमालय के पहाड़ों पे पानी बारिश जो बर्फ है उसके साथ मिट्टी दो पहाड़ दो हैं उसके साथ वो रेजा रेजा होके मिट्टी बनी मैदानी इलाकों में फिनिश और इसी दौर में आपने नॉर्वे का सफर किया जो बार बार साइड पे जाने कटर पानी तो स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ऑफ पहाड़ों की स्ट्रेटिफाइड लेयर बनी हुई वो लेयर कब बनती है जब किसी दौर में वहाँ पे समुद्र था पानी के अंदर वो बनी हुई डेपोजिशन। तो हमारी ज़मीनें बह के बनने वाली ज़मीनें एलुवियल सॉइल और वो कैसे किस जगह से बनी वो पहाड़ किस चीज़ के हैं? कैल्शियम के डोलोमाइट मिनरल्स कैल्शियम मैग्नीशियम वाली मिनरल्स कैल्शियम मैग्नीशियम वाली पहाड़ियाँ जो पहाड़ियाँ कैल्शियम मैग्नीशियम वाली हैं जो मिट्टी के ज़रात कैल्शियम मैग्नीशियम वाले हैं वहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो कैसे सकती है मुझे बता तो बनी कैल्शियम से सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर पूरी दुनिया इनको डाल रही है हमें तो डालने की जरूरत ही नहीं है। यूरोप में इनकी कमी है हमारे तो कमी नहीं है हम ऐसे ही प्रोजेक्ट से देख के मुझे ये चीज़ें मिला मुझे ये चीज़ें मिला और कंपनियों वाले भी बेच रहे हैं धड़ाधड़ उसकी जरूरत ही नहीं है। सल्फर की कमी दिखा देंगे मैंने पूरा साइड केमिस्ट्री में सर्वे किया हुआ है हमने कोई एक ज़मीन नहीं मिली कुछ एरिया है जहाँ के लोग पानी के साथ सल्फर आ पानी के साथ कैल्शियम आ रहा है पानी के साथ कुछ लोग कैल्शियम सारे लोग हैं आप सोशल मीडिया पर 2 मिनट 4 मिनट की एक वीडियो बनाकर ना जगन साहब से लगावत करें तो वो सारे लोग वहाँ की जरूरत है वो डायरेक्ट आपका मैसेज आप कितना इकट्ठा होना बागवानों का इकट्ठा होना मुश्किल होता है पर सही इंफॉर्मेशन का प्रोपेगेट हो मेरी बात इनकी बिल्कुल ठीक है। आज तक तो मेरा पैगाम पहुंच गया कि नहीं अब आगे जैसे मैंने आप तक पहुंचा दिया ना आपकी भी ड्यूटी आप ही आगे पूरा करूँगा हमारी सारी